Hello students, how are you all? Beta next topic in your syllabus is queued data. एक्चुअली ये क्यूइंग थियोरी का टॉपिक है. क्यूइंग थियोरी, क्यूज जो आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़े होंगे उसके रिलेटेड है. सो लेट मी सेंड यू द पिक्स फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक टू यू. सो स्टूडेंट्स, आपका ये जो टॉपिक है ना क्यूड डेटा, ये इस पेज से स्टार्ट होगा. इस पेज में ना क्यूज़ की इंट्रोडक्शन दी हुई है. आपने क्यूज़ डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी हुई हैं. आपको पता है क्यू इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि जो एलिमेंट क्यू में सबसे पहले आता है वही सबसे पहले बाहर जाता है. ठीक है. एंड क्यू में दो एंड्स होते हैं. एक को रियर एंड कहते हैं जहाँ से इंसर्शन होती है एलिमेंट्स की, और एक को फ्रंट एंड कहते हैं जहाँ से एलिमेंट्स की डिलीशन होती है. बुक में इन्होंने रियर और फ्रंट को टेल और हेड से कहा हुआ है. हेड यहाँ जहाँ से डिलीशन होती है, ठीक है, हम फ्रंट कह दो, हेड कह दो, एक ही बात है. और टेल कह दो या रियर एंड कह दो जहाँ से एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं. ठीक है. सो आप यहाँ तो क्यूज़ की इंट्रोडक्शन इस पेज से दे दो, सेम यही लाइंस लिख के, या फिर आप डेटा स्ट्रक्चर के अपने नोट्स को कॉपी कर सकते हो यहाँ पे टू इंट्रोड्यूस द क्यूज़ के व्हाट आर क्यूज़. ठीक है. एंड एक और बात आपको पता ही होगा कि क्यू में इंसर्शन ऑपरेशन को कहते हैं एन क्यू, एंड डिलीशन ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, डी क्यू. जैसे स्टैक में इंसर्शन को पुश कहते हैं और डिलीशन को पॉप कहते हैं. सिमिलरली इन क्यूज वी यूज एन क्यू टर्म टू रिप्रेजेंट इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ क्यू, एंड वी यूज डी क्यू टर्म टू रिप्रेजेंट डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू. फाइन. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूज. तो आप कहीं से भी लिख सकते हो. बेटा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद, दैट इज़ फ्लोज एंड लॉजिकल क्यूज़. यानी लॉजिकली क्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या लॉजिकली फ़्लो को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको समझाने के लिए मैंने आपको पेज की फ़ोटो तो दे दी है, भेज दी है. इसको टॉपिक को समझाने के लिए ना मुझे सबसे पहले एक डायग्राम आपको शो करनी पड़ेगी. तो पहले मैं वो वाला पेज भी आपको सेंड कर रही हूँ. सो बेटा इस पेज पर जो डायग्राम बनी हुई है, फिगर 29, अब ध्यान से देखो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से मुझे टॉपिक समझाना पड़ेगा आपको. तो बड़े आराम से आप समझो इसको. बेटा क्यूइंग, ये जो डायग्राम है ये किसकी है, ये क्यूइंग सिस्टम की है. अब सबसे पहले बात, हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक क्यूज़ का नेटवर्क्स के सिलेबस में. आपको पता है कि जब हम नेटवर्किंग करते हैं, देन नेटवर्किंग का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं थ्रू सम गाइडेड मीडिया और वायरलेस वे थ्रू सम अनगाइडेड मीडिया. सिर्फ कंप्यूटर्स को जोड़ने को ही नेटवर्किंग नहीं कहते. नेटवर्क में और बहुत सारे डिवाइसेस अटैच्ड होते हैं, लाइक वेरियस कनेक्टिंग डिवाइसेस लाइक राउटर्स, हब्स, ब्रिजेस, गेटवेज, स्विचेस, ब्राउटर्स. ठीक है. जितने भी कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं ये भी नेटवर्क में लगे होते हैं. ठीक है. इन सबको वैसे हम डिटेल में आगे जाके करेंगे, हर एक डिवाइस को. ठीक है, विद डायग्राम एंड प्रॉपर थियोरी. अब ये जो जितने भी कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं ना, जिनके मैंने नेम्स लिए हैं अभी आपको, कौन से हब, स्विचेस, गेटवेज, राउटर्स, ब्राउटर्स, ये सभी कनेक्टिंग डिवाइसेस जो हैं, इन सब के अंदर ना इंटरनल क्यूज़ होती हैं. क्यू डेटा स्ट्रक्चर इनके अंदर पड़ा होता है. मेमोरी होती है इन द फॉर्म ऑफ क्यू. होता क्या है, जैसे कोई पैकेट आता है तो वो क्यू के फ्रंट में लग जाता है. फिर नेक्स्ट पैकेट आया, वो क्यू की नेक्स्ट लोकेशन पे चला गया. थर्ड पैकेट आया, वो क्यू की थर्ड लोकेशन पर चला गया. एंड जैसे ही आगे नेटवर्क फ्री होता है, अवेलेबल होता है, तो वो पैकेट्स क्यू से निकलने शुरू हो जाते हैं और डेस्टिनेशन तक जाने शुरू हो जाते हैं. यानी जब तक नेटवर्क बिजी है, ये पैकेट्स जो भी कनेक्टिंग डिवाइस लगा हुआ है उसकी क्यू में स्टोर्ड रहते हैं. सो इसीलिए हम नेटवर्क में क्यूज़ को स्टडी करते हैं. सो जितने भी कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं ना, उन सब में क्यूज़ इंस्टॉल्ड होती हैं. ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर. अब इस पूरे सिस्टम को कहते हैं क्यूइंग सिस्टम. अब ये क्यूइंग सिस्टम होता क्या है, अब डायग्राम देखो. डायग्राम में देखो सबसे पहले लिखे हुए हैं इनग्रेस 1, इनग्रेस 2. अब ये इनग्रेस क्या होते हैं, सेंडर डिवाइसेस के पोर्ट्स को इनग्रेस कह देते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो सेंडर डिवाइसेस दे कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज इनग्रेस पोर्ट्स. ठीक है, जो डेटा सेंड कर रहे हैं. सिमिलरली जो रिसीवर डिवाइसेस हैं उनको हम एग्रेस पोर्ट्स भी कह देते हैं, जो डेटा रिसीव कर रहे हैं. सो सेंडर मीन्स इनग्रेस एंड रिसीवर मीन्स एग्रेस.
इतना क्लियर है। अब डायग्राम में क्या गिवन है, डायग्राम में 2 इनग्रेस पोर्ट्स मेंशन्ड है, यानी 2 सेंडर्स हैं इस क्यूइंग सिस्टम के और 2 ही रिसीवर्स हैं, 1 एंड 2, 2 ही एग्रेस पोर्ट्स हैं इस क्यूइंग सिस्टम के। ठीक है, उसके बाद और क्या लगा हुआ है, सेंडर की साइड पे लगा हुआ है मल्टीप्लेक्सर जिसको उसने MU के साथ रिप्रेजेंट किया है, एंड रिसीवर की साइड पे लगा हुआ है डी मल्टीप्लेक्सर जिसको उसने DMUX से रिप्रेजेंट किया है। अब मल्टीप्लेक्सर क्यों लगा सेंडर की साइड पर, मल्टीप्लेक्सर इसीलिए लगा है क्योंकि मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर का काम होता है बहुत सारे इनपुट्स को एक आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो बहुत सारे सेंडर्स जो हैं वो डेटा भेज रहे हैं, वो सारे इनग्रेस पोर्ट्स का डेटा मल्टीप्लेक्सर के पास जाएगा, मल्टीप्लेक्सर उनको मर्ज करके एक स्ट्रीम में चेंज कर देगा, एक आउटपुट स्ट्रीम में भेज देगा। डीमल्टीप्लेक्सर क्यों लगा है रिसीवर की साइड पर, क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर का रोल होता है एक इनपुट स्ट्रीम को मल्टीपल आउटपुट स्ट्रीम्स में तोड़ना। ठीक है, तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, क्यू बीच में जो ये लगी हुई है ना, दैट इज़ अ क्यू। डीमल्टीप्लेक्सर का करेगा, क्यू का जो डेटा आया उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिसीवर को भेज देगा, डेटा डिवाइड हो जाएगा कि ये डेटा पहले एग्रेस पोर्ट का है, ये डेटा दूसरे एग्रेस पोर्ट का है, ये डेटा थर्ड एग्रेस पोर्ट का है अगर ज़्यादा एग्रेस पोर्ट्स है। ठीक है, तो ये रोल डीमल्टीप्लेक्सर का है कि एक स्ट्रीम ऑफ डेटा को या एक फ्लो ऑफ डेटा को मल्टीपल फ्लोज में डिवाइड कर देना, डिपेंडिंग कि वो डेटा कौन से एग्रेस पोर्ट के लिए आया है। ठीक है, एंड आपने पढ़ा ही होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में या कहीं कि मल्टीप्लेक्सर होता है जो 2n इनपुट्स को 1 में कन्वर्ट करता है, एंड डीमल्टीप्लेक्सर जो होता है उसका ऑपोजिट काम होता है। ठीक है, सो इस अब 4 कंपोनेंट्स तो आपने क्यूइंग सिस्टम के समझ लिए, इनग्रेस पोर्ट्स क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्सर क्यों लगा होता है और क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर एंड एग्रेस पोर्ट्स, ये 4 कंपोनेंट्स तो अब आपने इस क्यूइंग सिस्टम के समझ लिए। एक ना ध्यान से देखो, बीच में क्यू भी लगी हुई है, दिस इज़ अ क्यू। ये क्यू होती है जो कि कनेक्टिंग डिवाइसेस के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, इनग्रेस सेंडर डिवाइसेस हैं, एग्रेस रिसीवर डिवाइसेस हैं, और ये जो क्यू है ये कनेक्टिंग डिवाइस लाइक स्विच हो सकता है, राउटर, हब, कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस है उसमें ये क्यू लगी हुई है। ठीक है, इस क्यू में क्या होगा, जितने भी सेंडर्स हैं उन सब का डेटा मल्टीप्लेक्सर के थ्रू एक सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट होकर क्यू में आ जाएगा, और क्यू में स्टोर्ड रहेगा डेटा, तब तक स्टोर्ड रहेगा जब तक कि अगला पाथ अवेलेबल नहीं हो जाता, और जैसे ये नेक्स्ट पाथ अवेलेबल हो जाता है क्यू में से डेटा निकल जाता है, और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, एक स्ट्रीम को मल्टीपल स्ट्रीम्स में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, वो देखेगा कि इस पैकेट, ये जो पैकेट है इसका IP एड्रेस कौन सा है, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है, उस एड्रेस पोर्ट को डेटा भेज देगा। दूसरे पैकेट को देखेगा इसने कौन से एड्रेस पोर्ट के पास जाना है, वो उसको भेज देगा। सो एक स्ट्रीम को मल्टीपल स्ट्रीम्स में कन्वर्ट कर देगा डीमल्टीप्लेक्सर। आई होप जितना मैं करवा रही हूँ धीरे धीरे इतना आपको समझ लग रहा होगा। अब यानी हमने ना 5 कंपोनेंट्स स्टडी कर लिए, इनग्रेस पोर्ट्स, मल्टीप्लेक्सर, क्यू, डीमल्टीप्लेक्सर एंड एग्रेस पोर्ट्स। एक और कंपोनेंट इस क्यूइंग सिस्टम में है, ये जो एरोज है ना, ये, इन एरोज को क्या कहते हैं, इन एरोज को हम कहते हैं आप कह दो कम्युनिकेशन पाथ्स, दीज आर द कम्युनिकेशन पाथ्स। अब देखो एक एरो दिख रहा है आपको, इनग्रेस 1 से मल्टीप्लेक्सर तक जा रहा है, दिस इज़ अ कम्युनिकेशन पाथ, यहाँ से डेटा मूव होता है, इसके अंदर डेटा होता है। देन एक एरो इनग्रेस 2 से मल्टीप्लेक्सर में जा रहा है, एक एरो मल्टीप्लेक्सर से क्यू तक जा रहा है, एक एरो क्यू से डीमल्टीप्लेक्सर तक जा रहा है, एक एरो डीमल्टीप्लेक्सर से एग्रेस 1 तक जा रहा है, और एक एरो डीमल्टीप्लेक्सर से एग्रेस 2 तक जा रहा है। मैंने n काट के 2 कर दिया, आप भी 2 कर लेना। ये एरोस क्या है, ये दीज रिप्रेजेंट द कम्युनिकेशन पाथ, यहाँ से जो डेटा स्ट्रीम है वो जाती है, मूव करती है इस पाथ के थ्रू। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया। एंड लास्ट कंपोनेंट इस पूरे क्यूइंग सिस्टम का है कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो ओवरऑल इस सारे काम को कंट्रोल करते हैं कि कैसे इनग्रेस पोर्ट से डेटा निकलेगा, मल्टीप्लेक्सर के पास जाएगा, कैसे मल्टीप्लेक्सर्स का डेटा क्यू में स्टोर्ड होगा, कैसे क्यू में से डेटा निकल के डीमल्टीप्लेक्सर के पास जाएगा, और कैसे डीमल्टीप्लेक्सर से डेटा डिवाइड होकर अलग अलग एग्रेस पोर्ट्स के पास जाएगा। ये सारे की वर्किंग कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल सिग्नल्स। तो मैं आपको अभी जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था ना, फ्लोज एंड लॉजिकल क्यूज़, उस पर नहीं अभी मैं आई, मैं आपको क्यूइंग सिस्टम के कंपोनेंट्स समझाने मैंने शुरू कर दिए आपको। ठीक है, तो मैंने आपको डायग्राम में कितने कंपोनेंट्स अब समझाए हैं,
नंबर 1 ingress port, number 2 egress port, number 3 multiplexer, number 4 demultiplexer, number 5 queues, number 6 communication path and number 7 control signals। और ये सारे कंपोनेंट्स बेटा, ये जो मैं आपको मैंने अभी पेज जो सेंड किया है ऊपर आपको, पेज नंबर 95 क्यूइंग सिस्टम हेडिंग में, इसमें ये 7 के 7 कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। और मैंने इनकी सीक्वेंस को भी चेंज कर दिया है ईजी वे से, लाइक इनग्रेस एग्रेस, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर, कम्युनिकेशन क्यू, देन कम्युनिकेशन पाथ एंड लास्ट में कंट्रोल सिग्नल्स। आप जैसे मर्जी सीक्वेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारा क्यूइंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसके ऊपर वाला जो टॉपिक था फ्लोज एंड लॉजिकल क्यूज़, उसका क्या मतलब है। अब बेटा ये जो क्यूइंग सिस्टम के ऊपर वाला टॉपिक है, क्यूइंग सिस्टम जो टॉपिक है ना, उस पर मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम। सो एक्चुअली ये कंपोनेंट्स समझा रहा है क्यूइंग सिस्टम के, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लोज एंड लॉजिकल क्यूज़। अब ये क्या होते हैं, इनको ध्यान से सुनो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आगे जाके काम आना है आपके। डायग्राम को फिर से देखो। डायग्राम में देखो जो फर्स्ट एरो है जो इंग्रेस 1 से मल्टीप्लेक्सर तक जा रही है, उस एरो पर ना एक लेबलिंग की हुई है, क्या, कैपिटल F, और उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 1, स्टार। अब ये क्या है, ऐसे ही जो दूसरा एरो है नीचे वाला, जो इंग्रेस 2 से मल्टीप्लेक्सर तक का कम्युनिकेशन पाथ है, उस पर जो एरो है उस पर भी लेबलिंग की हुई है और क्या लिखा हुआ है, F21 स्टार। अब ये क्या होता है, सबसे पहले F स्टैंड्स फॉर फ्लो, कि इस एरो पर ये फ्लो जा रहा है। कौन सा फ्लो जा रहा है, अब फ्लो के ना सबस्क्रिप्ट में, F के सबस्क्रिप्ट में 3 वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है कि कौन से इनग्रेस पोर्ट से फ्लो जा रहा है, ठीक है। एक वैल्यू, बीच वाली वैल्यू होती है कौन सी क्लास का ट्रैफिक जा रहा है, और थर्ड वैल्यू होती है कि वो ट्रैफिक कौन से एग्रेस पोर्ट की तरफ जा रहा है। आई रिपीट, F के सबस्क्रिप्ट में 3 वैल्यूज़ होती हैं किसी भी फ्लो किसका होता है, एरो जहाँ लगे हुए हैं ना वहीं पे फ्लो होता है, क्योंकि वहीं पर डेटा मूव कर रहा है। हर एरो की लेबलिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ F, कैपिटल F मीन्स फ्लो, इस पर कौन सा फ्लो जा रहा है। अब जो पहला एरो है उस पर कौन सा फ्लो जा रहा है, मैंने आपको बताया था F के सबस्क्रिप्ट में 3 वैल्यूज़ होती हैं। द फर्स्ट वैल्यू शोज़ कि कौन से इनग्रेस पोर्ट से, कौन से सेंडर से ये डेटा जा रहा है, फ्लो कौन से सेंडर से जा रहा है। बीच वाली वैल्यू शो करता है कि ये कौन सी क्लास का डेटा जा रहा है, एंड थर्ड वैल्यू शो होती है कि ये कौन से रिसीवर के लिए है डेटा, कौन से एग्रेस पोर्ट के लिए है डेटा। अब देखो ये जो एरो है इस पर लिखा हुआ है F11 स्टार। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि ये उस फ्लो की बात हो रही है जो फ्लो फर्स्ट इनग्रेस से जा रहा है, पहली प्रायोरिटी क्लास का डेटा होगा, और थर्ड वैल्यू स्टार मीन्स ये डेटा किसी भी एग्रेस पोर्ट में जा सकता है। जब मल्टीपल वैल्यूज़ हो ना तब स्टार आ जाता है। धीरे धीरे आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, बस समझी जाओ आराम से, ठीक है। देखो F11 स्टार का मतलब है कि ये वो फ्लो है जो पहले इनग्रेस से जा रहा है, प्रायोरिटी क्लास है उसकी फर्स्ट। आपको याद है मैंने कराया था, देयर आर 8 टाइप ऑफ प्रायोरिटी क्लासेस, क्लास 0 टू क्लास 7। तो इस डायग्राम में ना उन्होंने एज्यूम किया हुआ है बुक वालों ने कि फर्स्ट क्लास का डेटा ही पूरे क्यूइंग सिस्टम में मूव कर रहा है। कुछ भी हो सकती है, मिडिल वैल्यू 0 से लेके 7 तो कोई भी नंबर हो सकता है, और स्टार भी हो सकता है। स्टार जब भी आ जाता है ना, अब मैंने आपको बोला ना F के सबस्क्रिप्ट में 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले कौन से इनग्रेस से डेटा आ रहा है, कौन सी प्रायोरिटी क्लास का है, और कौन से एग्रेस की तरफ जा रहा है वो डेटा। सो हम लिखते हैं इसको F, उसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं ICE। I stands for ingress port number, C stands for priority class and E stands for egress port, FICE। इसकी थियोरी भी रीड करो जो 95 पेज पर है फ्लोज एंड लॉजिकल क्यूज़ की, ठीक है। अब देखो जो पहला फ्लो है F11 स्टार, इसका मतलब I की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये फ्लो पहले इनग्रेस से आ रहा है, और दिख भी रहा है हमें डायग्राम में कि फर्स्ट इनग्रेस से आ रहा है ये फ्लो, एंड बीच वाली वैल्यू भी 1 है, इट मीन्स पहली क्लास का डेटा आ रहा है, ठीक है। और थर्ड वैल्यू स्टार, क्यों स्टार है, क्योंकि आप देखो ये जो डेटा इनग्रेस 1 से आ रहा है ये मल्टीप्लेक्सर के पास गया, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू क्यू में गया, क्यू के थ्रू डी मल्टीप्लेक्सर में गया। अब हमें क्या पता वो डेटा एग्रेस 1 को जाएगा कि एग्रेस 2 को जाएगा। सो इसलिए कौन से एग्रेस की तरफ डेटा जा रहा है दैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, वो हमें नहीं पता, तो इसलिए ई की वैल्यू इसमें स्टार है, ई की वैल्यू, ठीक है।
कोई भी आई भी स्टार हो सकता है, सी भी स्टार हो सकता है, ई भी स्टार हो सकता है। स्टार का मतलब जब मोर देन वन वैल्यूज़ हैं। अभी मैं आपको करवाऊंगी। अच्छा, अब सेकंड एरो देखो। सेकंड एरो में इनग्रेस 2 से डेटा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें सबस्क्रिप्ट्स क्या हैं, इसके सबस्क्रिप्ट्स हैं, एफ के सबस्क्रिप्ट्स हैं 2 1 स्टार। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू बताती है कौन से इनग्रेस से जा रहा है, 2 से जा रहा है। सेकेंड वैल्यू बताती कौन सी क्लास का डेटा है। इस डायग्राम में ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है कि क्लास 1 का ही डेटा जा रहा है। सो बीच की सी की वैल्यू 1 है और ई की वैल्यू इसमें भी स्टार है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ये जो इनग्रेस 2 से जो डेटा जा रहा है ये मल्टीप्लेक्सर क्यू और डी मल्टीप्लेक्सर के थ्रू होते जाते ये एग्रेस 1 में जाएगा कि 2 में जाएगा, ठीक है। सो इसलिए ई की वैल्यू स्टार है इसमें। अभी धीरे धीरे आपको एक टॉपिक क्लियर होएगा। अब ऐसे ही देखो, जो एरो मल्टीप्लेक्सर से क्यू तक जा रहा है उस पर भी लेबलिंग की हुई है। क्या लेबलिंग है? एफ स्टार 1 स्टार। इसमें आई की वैल्यू स्टार है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ये जो एरो है इसमें इनग्रेस 1 का डेटा है कि इनग्रेस 2 का डेटा है, दोनों का हो सकता है, ठीक है। सो आई की वैल्यू स्टार है। सी की वैल्यू 1 है क्योंकि पहली क्लास का डेटा, ये तो हमें पता है। एंड ई की वैल्यू भी स्टार है क्योंकि हमें नहीं पता इस एरो से जो डेटा है वो एग्रेस 1 को जाएगा कि एग्रेस 2 को जाएगा। सिमिलरली जो एरो क्यू से डी मल्टीप्लेक्सर की तरफ जा रहा है उसमें भी लेबलिंग की हुई है सेम एफ स्टार 1 स्टार। वाई? बिकॉज इस पाथ में कहीं किसी भी इनग्रेस पोर्ट से डेटा आ सकता है, पहली क्लास का किसी भी एग्रेस पोर्ट में जा सकता है। आई होप अब क्लियर होता जा रहा है आपको। नाउ अब जो डी मल्टीप्लेक्सर और एग्रेस 1 के बीच में जो एरो है, जो कम्युनिकेशन पाथ है, उसके फ्लो को कैसे लेबल किया हुआ है? एफ स्टार 1 1। अब स्टार 1 1 क्यों? आपको पता है जो पहली वैल्यू वो इनग्रेस पोर्ट की होती है, दूसरी वैल्यू क्लास की होती है और तीसरी वैल्यू एग्रेस पोर्ट की होती है। तो पहली वैल्यू स्टार क्यों है? क्योंकि एग्रेस 1 में हमें नहीं पता कौन से इनग्रेस से डेटा आया है। क्या पहले इनग्रेस का डेटा आया है कि दूसरे इनग्रेस का डेटा आया है, क्योंकि दोनों का मिक्स हो गया था मल्टीप्लेक्सर से, ठीक है। और क्लास 1 है इसलिए सेकेंड वैल्यू 1 है और थर्ड वैल्यू भी 1 है। क्यों? क्योंकि हमें इतना पता है ये डेटा एग्रेस 1 में जाएगा। ये जो फ्लो है ये एग्रेस 1 की तरफ जा रहा है, ये एग्रेस 2 में तो जाएगा नहीं, ये एरो एग्रेस 1 तक जा रहा है। इसी तरह जो डी मल्टीप्लेक्सर से एग्रेस 2 तक एरो जा रहा है, कम्युनिकेशन पाथ है, उसका लेबलिंग फ्लो की कैसे की हुई है? एफ स्टार 1 2। क्यों? क्योंकि इनग्रेस पोर्ट कोई भी हो सकता है, किसी भी इनग्रेस पोर्ट से डेटा आ सकता है पहली क्लास का, लेकिन वो डेटा जाएगा 2 की तरफ, 2 एग्रेस पोर्ट तक जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी थ्योरी भी साथ साथ रीड करती हूँ पेज 95 वाली और थोड़ा सा और समझाती हूँ, फिर आपको टोटली क्लियर हो जाएगा ये कि फ्लोज क्या होते हैं। अभी मैंने जस्ट फ्लोज समझाए हैं, अभी मैंने लॉजिकल क्यों नहीं समझाई। तो पहले मैं थोड़ी थ्योरी रीड करती हूँ पेज 95 से, आपको मैंने पिक्स भेज दी हुई हैं। सो अ फ्लो इज़ एन ऑर्डर्ड स्ट्रीम ऑफ फ्रेम्स फ्रॉम सम इनग्रेस आई। किसी इनग्रेस आई से है आ जा रहा है फ्लो, एट सम प्रायोरिटी क्लास सी, किसी सी क्लास का, टू सम एग्रेस ई, किसी ई एग्रेस तक। सो वी यूज द नोटेशन एफ आई सी ई टू डिनोट अ पर्टिकुलर फ्लो। फॉर एग्जाम्पल F1 2 3 का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये वो फ्लो की बात हो रही है जो पहले इनग्रेस से आ रहा है सेकेंड क्लास का, और ये डेटा कहाँ जाएगा? थर्ड एग्रेस की तरफ जाएगा, थर्ड एग्रेस पोर्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। सो और एफ में स्टार्स भी आ सकते हैं, लाइक मैं कुछ लाइंस छोड़ के नेक्स्ट लाइन रीड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल F1 स्टार 3, इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो। इसका मतलब है ये उस फ्लो की बात हो रही है जो पहले इनग्रेस से आया, थर्ड एग्रेस की तरफ जा रहा है, और प्रायोरिटी क्लास कोई भी हो सकती है, डेटा की क्लास 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी क्लास हो सकती है 0 से 7 के बीच में, ठीक है। सो इट डिनोट्स ऑल द फ्लोज फ्रॉम इनग्रेस 1 टू एग्रेस 3, और प्रायोरिटी क्लास कोई भी हो सकती है इसलिए उसकी वैल्यू स्टार है। अब एक और एग्जांपल देखो, F स्टार स्टार 3। अब इसका क्या मतलब? आई की वैल्यू स्टार है, इसका मतलब ये डेटा किसी भी इनग्रेस पोर्ट से आ सकता है। सी की वैल्यू स्टार है, इसका मतलब ये डेटा किसी भी प्रायोरिटी क्लास का हो सकता है। और ई की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये डेटा जाएगा 3 को। ये वो फ्लो है जो किसी भी इनग्रेस पोर्ट से आ सकता है, किसी भी क्लास का, लेकिन जाएगा थर्ड एग्रेस को ही, ठीक है। ये टॉपिक आपको और ज़्यादा तब क्लियर होगा जब मैं आपको ना इनकी डायग्राम्स करवाऊंगी अलग अलग तरह के क्यूइंग सिस्टम की। तो अभी तक के लिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि FICE ये नोटेशन होती है फ्लो को रिप्रेजेंट करने की।
इसी के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज लॉजिकल क्यू। अब क्यूज क्या होते हैं? लॉजिकल क्यू यानी क्यू को लॉजिकली कैसे समझाते हैं। तो फिर से पेज 96 वाली डायग्राम देखो, फिगर 29। देखो क्यू की भी लेबलिंग की हुई है। कैसे? क्यू स्टार वन स्टार, सेम है फ्लो जैसी। जैसे फ्लो में क्या होता है? FICE। ऐसे ही क्यू की नोटेशन कैसी होती है? QICE, कैपिटल क्यू उसके सबस्क्रिप्ट में ICE। यानी इस क्यू में डेटा कौन से इनग्रेस से आ रहा है, कौन सी क्लास का आ रहा है और कौन से एग्रेस को जाएगा वो डेटा, उससे क्यू की लेबलिंग होती है, उस पर डिपेंड करती है। अब ये जो फिगर है 29, इसमें क्यू की लेबलिंग क्या की हुई है? इसमें की हुई है क्यू स्टार वन स्टार। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इस क्यू में डेटा किसी भी इनग्रेस से आ सकता है, 1 से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, लेकिन पहली क्लास का, क्योंकि डायग्राम में एज्यूम किया हुआ है कि डेटा पहली क्लास का ही है। और ये डेटा किसी भी एग्रेस में जा सकता है, 1 में भी जा सकता है, 2 में भी जा सकता है। सो दैट्स वाई दिस क्यू इज डिनोटेड बाय क्यू स्टार वन स्टार। आई की वैल्यू स्टार है, सी की वैल्यू 1 है और ई की वैल्यू भी स्टार है। सो मैं इसकी भी थ्योरी आपको रीड कर देती हूँ पिछले पेज से, पेज नंबर 95 से। लास्ट लाइन्स जो हैं, ईच क्यू इज़ यूज टू होल्ड अ पर्टिकुलर फ्लो और सेट ऑफ फ्लोज। We use similar notation to represent a queue. कैसे? QICE denotes a queue that holds the flow from ingress I. QICE का मतलब ये वो क्यू है जो I ingress का डेटा ले रही है, स्टोर कर रही है। प्रायोरिटी क्लास C होगी डेटा की और वो डेटा E की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Q स्टार 27, इसका क्या मतलब? ये उस क्यू की बात हो रही है जिसमें किसी भी इनग्रेस पोर्ट से डेटा आ सकता है, क्योंकि आई की वैल्यू स्टार है। पर्टिकुलर नहीं मैंशन कि 1 से आएगा कि 2 से आएगा, आई की वैल्यू स्टार है, इसका मतलब मोर देन 1 इनग्रेस पोर्ट से डेटा इसमें आ सकता है। सेकंड क्लास का डेटा होगा और वो डेटा 7th एग्रेस पोर्ट को ही जाएगा बस। सो इट डिनोट्स अ क्यू दैट होल्ड्स द फ्लो फ्रॉम ऑल द इनग्रेसेस एट प्रायोरिटी नंबर 2 टू एग्रेस 7। एंड अगर क्यू स्टार 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 की बात की जाए तो सबसे जनरल क्यू है। ये वो क्यू है जिसमें कहीं से भी डेटा आ सकता है, किसी भी क्लास का और किसी भी एग्रेस पोर्ट की तरफ जा सकता है। यानी ये वो क्यू है जो हर तरह का डेटा एक्सेप्ट कर सकती है, करेगी। ठीक है। सो आई होप दीज टू टॉपिक्स आर क्लियर टू यू, फ्लोज एंड लॉजिकल क्यूज एंड देन कंपोनेंट्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम। और सबसे पहले जो मैंने क्यू की इंट्रोडक्शन कही थी वो भी आई होप आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस इज, ये जो टॉपिक आपको आया है ना, जिसकी फ़ोटो आपको आई है, स्पीड अप एंड ब्लॉकिंग, इसकी मेन हेडिंग है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद क्यूइंग सिस्टम। अब ये जो हमने क्यूइंग सिस्टम पढ़ा है ना, जिसमें 7 कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोज होते हैं, लॉजिकल क्यूज़ होते हैं, इस क्यूइंग सिस्टम में ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ आप कह दो कुछ लिमिटेशंस है इसकी, वो हमने स्टडी करनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो एसोसिएटेड विद क्यूइंग सिस्टम है स्पीड अप एंड ब्लॉकिंग, या आप कह दो इसको ऐसे करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद क्यूइंग सिस्टम दैट इज स्पीड अप रिक्वायरमेंट्स। अब इसका क्या मतलब, ध्यान से बात समझो। हमने पढ़ा है क्यूइंग सिस्टम में कि इनग्रेस की साइड पर मल्टीप्लेक्सर होता है। एक्चुअली ये जो पहली प्रॉब्लम है ना स्पीड अप रिक्वायरमेंट्स, इसको आप 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हो, ए और बी में। पहली आप कह सकते हो इनग्रेस स्पीड अप मल्टीप्लेक्सर स्पीड अप रिक्वायरमेंट, और दूसरी सब कैटेगरी में कह सकते हो डी मल्टीप्लेक्सर स्पीड अप रिक्वायरमेंट। यानी जो पहली प्रॉब्लम है स्पीड अप रिक्वायरमेंट्स, इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लेक्सर स्पीड अप प्रॉब्लम एंड डी मल्टीप्लेक्सर स्पीड अप प्रॉब्लम। जो मल्टीप्लेक्सर स्पीड अप प्रॉब्लम है, इसका क्या मतलब है? आप देखो, आपने क्यूइंग सिस्टम की डायग्राम में देखा होगा फिगर 29 में कि इनग्रेस पोर्ट्स के साथ मल्टीप्लेक्सर लगा होता है। अब ध्यान से सुनो, अगर एक इनग्रेस पोर्ट होता, जस्ट एक इनग्रेस पोर्ट होता, तो क्या होता? सपोज क्यूइंग सिस्टम में ना एक ही सेंडर है, एक ही इनग्रेस पोर्ट है, तो तब तो समझो कि मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन अगर लगा होता मल्टीप्लेक्सर तो क्या होता? मल्टीप्लेक्सर एक ही इनग्रेस पोर्ट से डेटा ले रहा है, ठीक है, और उसको क्यू में डाल रहा है। सपोज जो इनग्रेस लगा हुआ है, एक इनग्रेस, वो कंटिन्यूसली डेटा सेंड कर रहा है, तो मल्टीप्लेक्सर एक नॉर्मल स्पीड पे काम कर रहा है और उसका डेटा क्यू में डाली जा रहा है, स्टोर करी जा रहा है। अब अगर 2 इनग्रेस पोर्ट्स हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लेक्सर को दोनों का डेटा एक्सेप्ट करना है। सो क्या होगा? मल्टीप्लेक्सर को अपनी स्पीड डबल करनी पड़ेगी ताकि वो दोनों के डेटा को एक्सेप्ट कर सके और क्यू में स्टोर करवा सके। आई विल रिपीट दिस, वेट। अब अगर इनग्रेस पोर्ट्स 2 हैं तो यानी मल्टीप्लेक्स, और वो दोनों कंटिन्यूसली डेटा सेंड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लेक्सर को देखो अपनी स्पीड को डबल करना पड़ेगा ना दोनों का डेटा कलेक्ट करने में और उस डेटा को क्यू में स्टोर करने के लिए।
अब अगर 3 इनग्रेस पोर्ट्स हैं तो मल्टीप्लेक्सर को अपनी स्पीड 3 टाइम्स फास्ट करनी पड़ेगी ताकि किसी इनग्रेस पोर्ट का डेटा मिस ना हो जाए, ठीक है। 4 इनग्रेस पोर्ट्स है तो मल्टीप्लेक्सर को उनकी डेटा कलेक्शन में स्पीड अपनी और फास्ट करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द मल्टीप्लेक्सर स्पीड अप रिक्वायरमेंट कि अगर n नंबर ऑफ इनग्रेस पोर्ट्स हैं तो मल्टीप्लेक्सर को अपनी स्पीड n टाइम्स फास्ट करनी पड़ती है। इसी तरह डी मल्टीप्लेक्सर स्पीड अप जो है उसमें क्या है, उसमें उल्टी चीज़ है। लाइक डी मल्टीप्लेक्सर के साथ अगर एक ही एग्रेस पोर्ट है तो डी मल्टीप्लेक्सर ने उसी को ही डेटा देना, जो भी डेटा क्यू में से आया है उसी को ही जाएगा। अगर 2 एग्रेस पोर्ट्स है तो डी मल्टीप्लेक्सर को अपनी स्पीड डबल करनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि पहले तो ये डेटा एग्रेस 1 के लिए है कि एग्रेस 2 के लिए है। अगर 3 एग्रेस पोर्ट्स है तो अपनी स्पीड को 3 टाइम्स फास्ट करना पड़ेगा डेटा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज यू कैन से डी मल्टीप्लेक्सर स्पीड अप प्रॉब्लम। मल्टीप्लेक्सर स्पीड अप प्रॉब्लम को इनग्रेस स्पीड अप प्रॉब्लम भी कह देते हैं क्योंकि वो इनग्रेस साइड पर हो रही है, और डी मल्टीप्लेक्सर स्पीड अप प्रॉब्लम को एग्रेस स्पीड अप प्रॉब्लम भी कह देते हैं क्योंकि वो एग्रेस साइड पर हो रही है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद क्यूइंग सिस्टम, दैट इज स्पीड अप रिक्वायरमेंट्स। अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या है क्यूइंग सिस्टम के साथ, दैट इज सपोर्ट फॉर प्रायोरिटीज़। तो ये टॉपिक का सिर्फ थोड़ा सा पेज आपको आया है, मैं अगले पेज भी इसका सेंड कर देती हूँ आपको, फिर मैं समझाती हूँ। So students, next problem that is associated with queuing system is support for priorities. अब ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है। आपको पता है क्यू इज़ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि जो एलिमेंट क्यू में सबसे पहले आया है वही सबसे पहले बाहर जाएगा, ठीक है। और आपको इतना भी पता है कि देयर आर 8 टाइप ऑफ प्रायोरिटी क्लासेस, क्लास 0 से क्लास 7, एंड क्लास 0 की प्रायोरिटी सबसे कम होती है, क्लास 1 की उससे ज़्यादा, क्लास 2 की उससे भी ज़्यादा, एंड सो ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है क्लास 7 की, ठीक है। अब इमेजिन करो दैट देयर इज़ अ क्यू, और क्यू के फ्रंट में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है या जो पैकेट पड़ा हुआ है क्यू के फ्रंट में, उसकी प्रायोरिटी कम है एज़ कम्पेयर टू जो उसके पीछे एलिमेंट पैकेट पड़ा हुआ है। यानी कि जिस पैकेट की बाहर निकलने की टर्न है क्यू में, बिकॉज क्यू इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पैकेट बीच में से तो बाहर निकल नहीं सकते, ठीक है, फ्रंट से ही बाहर निकलते हैं, डिलीट होते हैं फ्रंट से ही। इमेजिन करो कि जो क्यू है उसके फ्रंट में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, पैकेट जो पड़ा हुआ है, उसकी प्रायोरिटी ना कम है एज़ कम्पेयर टू वो वाला एलिमेंट जो उसके बाद पड़ा हुआ है। अब देखो होगा क्या, निकलेगा तो पहले, डिलीट तो पहले वही एलिमेंट होगा ना जो फ्रंट में पड़ा है, चाहे उसकी प्रायोरिटी कम है। तो इसका मतलब प्रायोरिटीज़ का फिर फ़ायदा क्या हुआ, अगर क्यू में से एलिमेंट्स ने डिलीट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में ही होना है तो फिर प्रायोरिटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं ना हुआ। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी का मतलब होता है कि अगर 2 पैकेट्स रेडी हैं ट्रांसमिट होने के लिए तो सबसे पहले किसको टर्न मिलनी चाहिए, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। लेकिन इस केस में किसको सबसे पहले टर्न मिल रही है, जो फ्रंट में है, बिकॉज क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एलिमेंट फ्रंट में पड़ा है वही पहले बाहर निकलेगा, समझे मेरी बात। लेकिन प्रायोरिटीज़ का तो फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद क्यूइंग थियोरी, दैट देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर प्रायोरिटीज़, ठीक है। जैसे कि मैंने जो पेज 97 की फ़ोटो भेजी है उसमें जो ए फिगर है उसमें आप देखो कि क्यू में ना 2 प्रायोरिटीज़ के पैकेट्स पड़े हुए हैं, पी एंड क्यू। लेट अस सपोज पी प्रायोरिटी कम है और क्यू की प्रायोरिटी ज़्यादा है। क्यू इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड पी इज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी। पी प्रायोरिटी का पैकेट फ्रंट में पड़ा हुआ है, क्यू का उसके बाद में पड़ा हुआ है, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी के पैकेट को वेट करनी पड़ रही है कब लोएस्ट प्रायोरिटी का पैकेट बाहर निकले तो उसकी टर्न आए, तो यानी प्रायोरिटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद क्यूइंग सिस्टम। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 क्यू वी शुड टेक 2 सेपरेट क्यूज़। एक क्यू में सारे पी प्रायोरिटी वाले पैकेट्स आ जाए, एक क्यू में सारे क्यू प्रायोरिटी वाले पैकेट्स आ जाए, और सबसे पहले जो क्यू प्रायोरिटी वाले पैकेट्स की क्यू है वो एम्प्टी हो, फिर पी प्रायोरिटी के पैकेट्स वाली क्यू एम्प्टी हो, तो अब प्रायोरिटीज़ की रिस्पेक्ट हो रही है। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको अब ये क्लियर हो जाएगा। द थर्ड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद क्यूइंग सिस्टम इज़ हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग, एंड फोर्थ वन इज़ करप्शन ऑफ क्रॉसिंग ट्रैफिक। हेडिंग में एक ही लाइन में लिखा हुआ है लेकिन ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। सो लेट मी डिस्कस नाउ हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग। इसको समझने के लिए आप नेक्स्ट पेज पर आओ, पेज नंबर 98। इस पर देखो एक डायग्राम बनी हुई है, ए फिगर जो है। ए फिगर में देखो हो क्या रहा है, क्यू में ना पैकेट्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले फ्रंट में ए
पोर्ट के लिए पैकेट पड़ा हुआ है, उसके बाद बी पोर्ट के लिए पैकेट पड़ा हुआ है, यानी ए पोर्ट का पैकेट सबसे पहले बाहर निकलेगा, फिर बी पोर्ट के पैकेट की टर्न आएगी, ठीक है। लेकिन जो पोर्ट ए है ना वो बहुत बिजी है डूइंग सम अदर वर्क एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द पैकेट फ्रॉम द क्यू, जिसके कारण पूरी क्यू जो है ब्लॉक हो रही है। क्यों? क्योंकि जो पोर्ट ए है वो आप उसको कहते हो, उसको कहते हैं कि हॉटस्पॉट, वो सबसे बिजी है वो पोर्ट, ठीक है। और पोर्ट बी वो आइडल बैठा हुआ अपने पैकेट की वेट कर रहा है, लेकिन उसको पैकेट मिल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो ए का पैकेट निकलेगा तभी बी के पैकेट की टर्न आएगी। सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग, यानी लाइन के हेड में, क्यू के हेड में जो पैकेट पड़ा हुआ है ए, उसने सारी लाइन को ब्लॉक करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको उसका पोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? क्योंकि वो पोर्ट बहुत बिजी है किसी और काम में, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन क्यू, आप दो क्यूज़ ले लो, ठीक है। जो पोर्ट बहुत बिजी रहता है, पोर्ट ए, उसकी एक सेपरेट क्यू बना दो, उसके जितने पैकेट्स हैं वो सेपरेट क्यू में आएंगे, और बाकी पोर्ट्स जो आइडल हैं उनकी एक सेपरेट क्यू बना दो। तो होगा क्या? अगर पोर्ट ए बिजी भी है, अपने पैकेट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसका अफेक्ट दूसरे पोर्ट के पैकेट्स पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पैकेट दूसरी क्यू में होंगे, वो क्यू अपने आप एम्प्टी होती जाएगी, और जैसे ही पोर्ट ए को टाइम मिलेगा वो अपने क्यू की पैकेट्स को एक्सेप्ट कर लेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग। एंड द फोर्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद क्यूइंग थियरी इज करप्शन ऑफ क्रॉसिंग ट्रैफिक। अब ये क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनो। इसके लिए मैंने आपको पेंसिल से एक डायग्राम बनाई हुई है। एक कंप्यूटर जो लाइक सपोज इस डायग्राम में दो पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी, जो मैंने पेंसिल से बनाई है। एक पोर्ट है जिसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट का मतलब ये वो रिसीवर डिवाइस है जिसके लिए सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है, यानी 99% ट्रैफिक पोर्ट ए के लिए आता है क्यू में, और 1% ट्रैफिक जो है वो बी सी डी ई एफ अगले बाकी पोर्ट्स के लिए आता है। ज़्यादा ट्रैफिक ए का ही होता है, उसे कहते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसका डेटा आता है। अब होता क्या है, क्यू जो है ना वो ए के पैकेट से ही भरी हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेटा उसका आता है। और कभी कभी वंस इन अ वाइल जब बी का डेटा आ गया, या सी का आ गया, या डी का आ गया, अगर अलग पोर्ट्स भी हैं, तो उनके डेटा के, उनके यहाँ पैकेट्स को जगह ही नहीं मिलती क्यू में, क्योंकि सारी क्यू को ऑक्यूपाई किसने किया हुआ है? ए के पैकेट्स ने। और वो बी सी डी ये वाले पोर्ट्स जो हैं उनके डेटा जो है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, वो मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि क्यू में जगह ही नहीं है उनके लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड करप्शन ऑफ क्रॉसिंग ट्रैफिक। क्यों हुआ? क्योंकि एक पोर्ट हॉटस्पॉट है, उसके पैकेट्स भी उसी क्यू में ही आ रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन है कि हॉटस्पॉट के लिए अलग क्यू बना दो, सारे पैकेट्स ए के उसी क्यू में आए, और बाकी जो पोर्ट्स हैं बी सी डी ई एफ जो हॉटस्पॉट नहीं है उनके लिए अलग क्यू रख लो, ठीक है। सो दीज वर द 4 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद क्यूइंग सिस्टम, एंड उनके सोल्यूशंस भी साथ में, एंड डायग्राम्स। अब एक बात थोड़ा समझो, हमने जो प्रॉब्लम्स पढ़ी क्यूइंग सिस्टम में, सबसे पहले पढ़ी थी स्पीड अप रिक्वायरमेंट। मैंने कहा था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इनग्रेस स्पीड अप एंड एग्रेस स्पीड अप। अब जो इनग्रेस स्पीड अप है ना, उसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं एस आई। एस लिख के ना कैपिटल, उसके सबस्क्रिप्ट में आई लिख देते हैं, यानी इनग्रेस स्पीड अप। एग्रेस स्पीड अप की प्रॉब्लम को कैसे डिनोट करते हैं? एस ई, यानी स्पीड अप और ब्रैकेट में ई, एग्रेस। फिर हमने पढ़ी थी सपोर्ट फॉर प्रायोरिटीज़। सपोर्ट फॉर प्रायोरिटीज़ की प्रॉब्लम को हम टी से डिनोट करते हैं, एंड हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम को हम एच से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच। करप्शन ऑफ क्रॉसिंग ट्रैफिक को नहीं हम यूज़ करेंगे आगे। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एस आई, एस ई, पी एंड एच। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉसिबल क्यूइंग सिस्टम्स। कौन से क्यूइंग सिस्टम्स पॉसिबल हैं, ठीक है। अब याद रखना 8 तरह के क्यूइंग सिस्टम्स होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम्स, और इसको पेज नंबर 99 में जो डायग्राम है लैटिस सा बना हुआ है ना, और उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने ये करना है। हमने करना क्या है, पहले मैं आपको इन 8 क्यूइंग सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, उसके बाद हमने इन 8 के 8 क्यूइंग सिस्टम्स की डायग्राम्स भी करनी है, ठीक है। सो पेज नंबर 99 में देखो 8 तरह की क्यूइंग सिस्टम्स उसने लैटिस की फॉर्म में एक्सप्लेन किए हुए हैं। मैं आपको नीचे से शुरू करती हूँ ऊपर समझाने में। सबसे नीचे बेस में या सबसे नीचे लेवल में जो क्यूइंग सिस्टम है वो है स्टार स्टार स्टार।
इसका मतलब ये स्टार 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 किसका है, क्यू का। क्यू क्यूइंग सिस्टम है ना, सो फर्स्ट क्यूइंग सिस्टम इज क्यू स्टार स्टार स्टार। अब आपको मैंने करवाया था लॉजिकल क्यूज, क्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, क्यू को रिप्रेजेंट करवाते हैं विद क्यू आई सी ई। सो क्यू स्टार 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 मीन्स ये वो क्यू है जिसमें किसी भी इनग्रेस पोर्ट का डेटा आ रहा है, किसी भी क्लास का, और किसी भी एग्रेस पोर्ट की तरफ जा रहा है डेटा। लेट मी सेंड यू द पिक। मैंने रफ सी कुछ ड्रॉ की हुई हैं पिक्स, आप इनको स्केल के साथ फेयर वे से इन डायग्राम्स को ड्रॉ करना। सो सबसे पहले मैं आपको क्यू स्टार 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 की डायग्राम भेज रही हूँ और उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ मैं आपको। सो डायग्राम में आप ध्यान से देखो कि मैंने n नंबर ऑफ़ इनग्रेस पोर्ट्स लिए हैं एंड m नंबर ऑफ़ एग्रेस पोर्ट्स हैं। एन m इसलिए लिया क्योंकि इनग्रेस कितने और एग्रेस कितने उनका नंबर डिफरेंट भी हो सकता है, राइट। सो जितने भी इनग्रेस पोर्ट्स हैं दे ऑल आर कनेक्टेड टू द मल्टीप्लेक्सर, और मल्टीप्लेक्सर n इनपुट्स को 1 आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। एंड जो डी मल्टीप्लेक्सर है वो 1 इनपुट को मल्टीपल आउटपुट्स में कन्वर्ट कर रहा है, एंड बीच में क्यू पड़ी हुई है। अब इस क्यू की हम बात कर रहे हैं, ये क्यू है क्यू स्टार स्टार स्टार। कैसे पता चला, क्योंकि देखो इस क्यू में किसी भी इनग्रेस पोर्ट का डेटा आ रहा है, 1 का डेटा भी इसी क्यू में जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, सो ऑन टिल nth क्यू का डेटा भी nth पोर्ट का डेटा भी, इनग्रेस पोर्ट का डेटा भी इसी क्यू में जाएगा। एंड इस क्यू में हर प्रायोरिटी क्लास का डेटा आ रहा है, कुछ मेंशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर क्लास का ही आएगा, सो सी की वैल्यू भी स्टार है। एंड थर्ड वैल्यू इज़ ऑल्सो स्टार, ई की वैल्यू। क्यों, क्योंकि इस क्यू का डेटा देखो 1 एग्रेस पोर्ट में भी जा रहा है, इसी क्यू से ही 2 एग्रेस पोर्ट में जाएगा, इसी क्यू से ही डेटा निकल के mth एग्रेस पोर्ट में जाएगा। सो इसीलिए ये जनरल क्यू है और इसमें हर तरह का डेटा इसी क्यू में आएगा, ठीक है। अब एक हमने क्यू की डायग्राम कर ली स्टार 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 की। अब इसके साथ प्रॉब्लम्स कौन सी एसोसिएटेड हैं वो स्टडी करनी है। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 5 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स करवाई थी। पहली जो थी दैट वाज स्पीड अप रिक्वायरमेंट एंड इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, इनग्रेस स्पीड अप एंड एग्रेस स्पीड अप। और मैंने कहा था इनग्रेस स्पीड अप को आप डिनोट करो विद एस आई एंड एग्रेस स्पीड अप को आप डिनोट करो विद एस ई। सेकेंड प्रॉब्लम वॉज सपोर्ट फॉर प्रायोरिटीज़, और इसको आप डिनोट करो विद द लेटर कैपिटल P। एंड थर्ड प्रॉब्लम वॉज हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग। हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग को आप कैपिटल H से डिनोट करोगे। एंड एक लास्ट मैंने प्रॉब्लम समझाई थी करप्शन ऑफ क्रॉसिंग ट्रैफिक, इसको हम आगे यूज़ नहीं करेंगे, इसकी कोई नोटेशन नहीं है। अब बात है कि जो क्यू स्टार 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 वाली क्यू है ये कौन से प्रॉब्लम्स फेस करेगी। अब ध्यान से देखो, प्रॉब्लम्स समझने के लिए कि हर क्यू में हम 8 टाइप्स ऑफ क्यू पढ़ेंगे ना, हम हर एक की डायग्राम करेंगे और हर एक के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। अब कौन से क्यू में कौन सी प्रॉब्लम है ना, ये देखने के लिए 2 तरीके हैं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, अब क्यू स्टार 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 में आई की वैल्यू कितनी है, स्टार। इसका मतलब इस क्यू में बहुत सारे इनग्रेस पोर्ट्स का डेटा आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लेक्सर लगा होगा, क्योंकि ज़्यादा इनग्रेस पोर्ट्स हैं तो मल्टीप्लेक्सर चाहिए ना एन इनपुट्स को 1 में कन्वर्ट करने के लिए। सो इसका मतलब मल्टीप्लेक्सर स्पीडअप की प्रॉब्लम आएगी, यानी एस आई इनग्रेस स्पीडअप की प्रॉब्लम इसमें होगी। तो इन शॉर्ट, इस मेरी लाइन को दोबारा सुनो, और इन शॉर्ट अगर आई की वैल्यू स्टार है तो हमेशा ही एस आई की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आई की वैल्यू स्टार का मतलब इस क्यू में मल्टीपल इनग्रेस पोर्ट्स से डेटा आ रहा है, यानी मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, यानी मल्टीप्लेक्सर स्पीडअप की प्रॉब्लम आएगी। सो एस आई की प्रॉब्लम हमेशा ही आएगी उस क्यूइंग सिस्टम में जिसमें आई की वैल्यू स्टार होगी। सेकंड है सी की वैल्यू भी इस क्यू में स्टार है, तो इसमें हमेशा सपोर्ट फॉर प्रायोरिटीज़ की प्रॉब्लम यानी कैपिटल P भी आएगी। कैपिटल P क्यों आएगी, क्योंकि इसी क्यू में हर प्रायोरिटी का डेटा आ रहा है, और ऐसा हो सकता है कि लोअर प्रायोरिटी का डेटा क्यू के फ्रंट में पड़ा हो और हायर प्रायोरिटी का डेटा बाद में पड़ा हो, यानी हायर प्रायोरिटी का डेटा वेट कर रहा है कि कब लोअर प्रायोरिटी का डेटा बाहर निकले और मेरी टर्न आए, यानी प्रायोरिटीज़ की रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही, प्रायोरिटीज़ का फ़ायदा ही नहीं है। सो इसमें P की प्रॉब्लम भी आएगी। इन शॉर्ट P की प्रॉब्लम हमेशा आएगी जब C की वैल्यू स्टार होगी। एंड थर्ड, E की वैल्यू भी स्टार है इस क्यू में, इसका मतलब बहुत सारे एग्रेस पोर्ट्स का डेटा इस क्यू में है, इसका मतलब डी मल्टीप्लेक्सर लगा होगा, इसका मतलब एग्रेस स्पीडअप की प्रॉब्लम आएगी। सो इन शॉर्ट जब भी E की वैल्यू स्टार हो तो एस ई की प्रॉब्लम भी हमेशा आएगी।
एंड एक और चीज़, जब ई की वैल्यू स्टार हो तो एच की प्रॉब्लम भी, हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम भी हमेशा आएगी कि लाइन के हेड में जो पैकेट पड़ा हुआ है उसने पूरी लाइन को ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि उसका एग्रेस पोर्ट्स के पैकेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो बिजी है किसी और काम में। यानी बहुत सारे एग्रेस पोर्ट्स अगर कनेक्टेड है एक ही क्यू के साथ, तो क्यू में एच की प्रॉब्लम आ सकती है। एक एग्रेस पोर्ट अपना पैकेट नहीं ले रहा और दूसरे को वेट करनी पड़ रही है। तो इस क्यू में चारों ही प्रॉब्लम्स हैं, एस ई, पी, एस आई एंड एच। मतलब मैं इस सीक्वेंस में बोलती हूँ, रादर एस आई क्योंकि आई की वैल्यू स्टार है, पी क्योंकि सी की वैल्यू स्टार है, एंड एस ई एंड एच प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि ई की वैल्यू स्टार है। ठीक है, तो इसमें चारों ही प्रॉब्लम्स हैं इस क्यूइंग सिस्टम में। अब जो मैंने आपको फ़ोटो भेजी है इसमें मैंने सिंपल लिख दी है 1 2 3 4 एस आई, पी, एस ई एंड एच। आप इसको आगे एक्सप्लेन भी करोगे एक लाइन में। एस आई का मतलब इनग्रेस स्पीड अप बिकॉज मल्टीप्लेक्सर इज़ देयर। पी का मतलब सपोर्ट फॉर प्रायोरिटीज़ बिकॉज दिस क्यू कंटेन डेटा ऑफ मोर देन वन प्रायोरिटी क्लासेस। एस ई की प्रॉब्लम मीन्स एग्रेस स्पीड अप बिकॉज डीमल्टीप्लेक्सर इज़ देयर। एंड एच की प्रॉब्लम हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम बिकॉज मोर देन वन एग्रेस पोर्ट्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन क्यू। तो इस तरह आपने ना हर एक की एक एक लाइन ज़रूर लिखनी है। मैंने जस्ट हिंट्स लिखे हैं, आपने इसको कंप्लीट करना है। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्यू, दैट इज़ क्यू स्टार स्टार स्टार। अब अगर हम लैटिस पे जाएं तो लैटिस में अगला क्यूइंग सिस्टम कौन सा है? आई स्टार स्टार। ठीक है, तो अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। सो सेकेंड टाइप ऑफ क्यूइंग सिस्टम इज़ क्यू आई स्टार स्टार। अब ध्यान से देखो, इसमें आई की वैल्यू स्टार नहीं है, लेकिन सी की वैल्यू स्टार है और ई की वैल्यू भी स्टार है। अगर प्रॉब्लम्स की पहले बात कर लें तो इस क्यू में क्योंकि सी स्टार है पी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ई भी स्टार है तो एस ई और एच की प्रॉब्लम भी आएगी। लेकिन इस क्यू में एस आई की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आई की वैल्यू स्टार नहीं है। अब देखो ध्यान से, इस डायग्राम को समझो। इसमें देखो जितने इनग्रेस पोर्ट्स हैं 1 से लेके n तक, हर पोर्ट की अपनी अपनी क्यू है। ठीक है, अब जो पहली क्यू है इसकी नोटेशन है क्यू 1 स्टार स्टार। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा हमेशा वन इनग्रेस पोर्ट से ही आएगा, पर किसी भी क्लास का आ सकता है और किसी भी एग्रेस में जा सकता है। सेकंड इनग्रेस पोर्ट को देखो, इसकी जो क्यू है उसकी नोटेशन है क्यू 2 स्टार स्टार। क्यों? क्योंकि इस क्यू में सेकंड इनग्रेस पोर्ट का ही डेटा हमेशा आएगा। आप एरोज देखो, कम्युनिकेशन पाथ देखो, सेकंड से ही कनेक्टेड है वो, लेकिन किसी भी क्लास का और किसी भी एग्रेस की तरफ वो डेटा जा सकता है। इसी तरह जो nth इनग्रेस पोर्ट है वो nth क्यू के साथ कनेक्टेड है और इसकी नोटेशन है क्यू n स्टार स्टार, क्योंकि इस क्यू में nth इनग्रेस पोर्ट से ही डेटा आएगा जस्ट। तो देखो जितने भी क्यूज़ हमने बनाए हैं इन सब की फॉर्म क्या है? पहला है क्यू 1 स्टार स्टार, फिर क्यू 2 स्टार स्टार, सो ऑन टिल क्यू n स्टार स्टार। तो इसकी फॉर्म लग रही है ना आपको, क्यू आई स्टार स्टार जैसी फॉर्म है। ठीक है, तो क्योंकि देखो इसमें मल्टीप्लेक्सर भी यूज़ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हर क्यू एक इनग्रेस पोर्ट से कनेक्टेड है, मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है कि इसमें इनग्रेस स्पीडअप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर ही नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है कि आई की वैल्यू स्टार ही नहीं है, सो इनग्रेस स्पीडअप की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब जितनी भी ये क्यूज़ हैं ये सारी फिर एक जगह कनेक्ट हो रही हैं और डीमल्टीप्लेक्सर के पास जाके फिर से डिवाइड हो रहा है। यानी जो कम्प्लेक्सिटी है वो इनग्रेस की साइड पर है। थोड़ी कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई इनग्रेस की साइड पर, लेकिन कम्प्लेक्सिटी बढ़ाने से क्या होगा, एक प्रॉब्लम हमारी इनग्रेस वाली जो है वो कम होगी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। थर्ड में अब आपको समझाऊंगी लैटिस में जो अगला है, दैट इज़ क्यू स्टार सी स्टार। अब देखो नेक्स्ट क्यूइंग सिस्टम इज़ क्यू स्टार सी स्टार। अब इसका मतलब इसमें आई स्टार है, ई भी स्टार है, सी स्टार नहीं है। इसका मतलब हर प्रायोरिटी क्लास की अपनी क्यू होगी। अब डायग्राम में देखो, बहुत सारे इनग्रेस पोर्ट्स हैं, देयर आर n नंबर ऑफ इनग्रेस पोर्ट्स एंड देयर आर m नंबर ऑफ एग्रेस पोर्ट्स। आई स्टार है, इसका मतलब मल्टीप्लेक्सर लगेगा। ई स्टार है, इसका मतलब डीमल्टीप्लेक्सर भी लगेगा। और बीच में अलग अलग क्यूज़ हैं, यानी कि अगर पहली प्रायोरिटी का पैकेट आता है तो वो पहली क्यू में लग जाएगा किसी भी इनग्रेस से किसी भी एग्रेस के लिए। अगर दूसरी प्रायोरिटी का डेटा आता है किसी भी इनग्रेस पोर्ट से किसी भी एग्रेस पोर्ट के लिए, वो सेकंड क्यू में लग जाएगा। सो ऑनटिल अगर एसथ प्रायोरिटी क्लास का डेटा आता है किसी भी इनग्रेस पोर्ट से किसी भी एग्रेस पोर्ट के लिए, वो वो लास्ट क्यू में लग जाएगा। यानी हर प्रायोरिटी के लिए सेपरेट क्यू है।
यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि एक क्यू में दो प्रायोरिटी के पैकेट्स होंगे, हर क्यू में एक ही प्रायोरिटी क्लास के पैकेट्स होंगे। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि हायर प्रायोरिटी वाले पैकेट को लोअर प्रायोरिटी वाले पैकेट की वेट करनी पड़ रही है, क्योंकि हर क्लास में हर क्यू में अपनी अपनी प्रायोरिटी का डेटा होगा। ठीक है, हर प्रायोरिटी के लिए आप कह दो अलग अलग क्यू है। सो सपोर्ट फॉर प्रायोरिटीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। दूसरा ये भी देखा जा सकता है कि इसमें सी की वैल्यू स्टार ही नहीं है, और सी की वैल्यू स्टार होती है तो ही पी की प्रॉब्लम आती है। सी की वैल्यू स्टार नहीं है तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी? इसमें आएंगी प्रॉब्लम्स, आई की वैल्यू स्टार है तो एस आई आएगी, और ई की वैल्यू भी स्टार है तो एस सी और एच आएगी। ठीक है, सो बेटा मैंने आपको पिक भेजी है, इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है स्टार सी स्टार में देयर वुड बी 3 प्रॉब्लम्स, एस आई, एस ई एंड एच। ठीक है, नाउ इन द लेटेस्ट द नेक्स्ट क्यूइंग सिस्टम इज स्टार स्टार ई। ठीक है, देखो सबसे जो नीचे वाला लेटिस का लेवल था उसमें तीनों स्टार्स थे, ऊपर वाला जो लेवल आया उसमें अब 2 स्टार्स हैं, उसके ऊपर वाला लेवल देखो उसमें 1 स्टार रह जाता है, और सबसे ऊपर वाला लेवल उसमें कोई स्टार नहीं है, तो हम ऐसे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो द फोर्थ टाइप ऑफ क्यूइंग सिस्टम इज क्यू स्टार स्टार ई। डायग्राम में देखो और ध्यान से समझो, इसमें कौन सी चीज़ स्टार नहीं है, इसमें ई स्टार नहीं है, यानी ई की साइड पर थोड़ी कम्प्लेक्सिटी आएगी, यानी हर एग्रेस पोर्ट की अपनी एक क्यू होगी। तो डायग्राम में देखो इनग्रेस पोर्ट्स हैं 1 से लेके n तक ले सकते हो, मैंने 1 2 लिखे हैं, 1 से n तक लिख सकते हो। सारे इनग्रेस पोर्ट्स मल्टीप्लेक्सर के साथ कनेक्टेड हैं। सो नाउ सी, मल्टीप्लेक्सर से एक आउटपुट बाहर निकली है, एंड देन वो आउटपुट फिर हमने फर्दर ब्रेक कर दी, और हर एग्रेस पोर्ट के साथ अब देखो अपनी क्यू है। अब जो पहली क्यू है उसकी नोटेशन है क्यू स्टार स्टार 1। वाई? बिकॉज इस क्यू में किसी भी इनग्रेस पोर्ट से डेटा आ सकता है, किसी भी क्लास का, लेकिन वो डेटा 1 एग्रेस पोर्ट के लिए होगा, यानी जो भी डेटा 1 एग्रेस पोर्ट के लिए होगा वो पहली क्यू में आएगा। कोई भी तरह का डेटा जो सेकंड एग्रेस पोर्ट के लिए होगा वो हमेशा सेकंड क्यू में जाएगा। कोई भी तरह का डेटा, तरह मीन्स वो किसी भी इनग्रेस पोर्ट से हो, किसी भी प्रायोरिटी क्लास का हो, लेकिन वो थर्ड एग्रेस पोर्ट के लिए होगा तो वो थर्ड क्यू में जाएगा, या एमथ क्यू, आप इसमें भी करेक्शंस कर लो। जो लास्ट क्यू है उसकी नोटेशन है स्टार स्टार एम, तो आप उसके बॉक्स में जहाँ 3 लिखा है वहाँ पे भी एम कर सकते हो, मीन्स सो ऑन टिल। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम्स कौन सी आएंगी, इसमें कौन से स्टार्स हैं, इसमें आई स्टार है तो एस आई की आएगी क्योंकि मल्टीप्लेक्सर यूज़ हो रहा है। ठीक है, एंड इसमें सी स्टार है तो सपोर्ट फॉर प्रायोरिटीज़ की प्रॉब्लम भी आएगी। क्यों? क्योंकि एक तो सी स्टार है, ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये देखो, जो क्यू स्टार स्टार 1 है इसमें हमने ये थोड़ी ना कहा है कि किसी पर्टिकुलर प्रायोरिटी क्लास का डेटा आएगा, इसमें सारे क्लासेस का डेटा आएगा जो 1 एग्रेस के लिए है। यानी ऐसा हो सकता है कि लोअर प्रायोरिटी का पैकेट आगे पड़ा हो और हायर प्रायोरिटी का पीछे पड़ा हो, दोनों ही 1 को जाने हैं। ठीक है, लेकिन लोअर प्रायोरिटी निकलेगा तो हायर प्रायोरिटी वाली की टर्न आएगी, मीन्स सपोर्ट फॉर प्रायोरिटीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सो ओनली 2 प्रॉब्लम्स आर देयर, एस आई एंड पी। एस ई और एच की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ई स्टार नहीं है। ठीक है, एंड मल्टीप्लेक्सर नहीं है तो एस ई की प्रॉब्लम नहीं आएगी, डी मल्टीप्लेक्सर ही नहीं है, डी मल्टीप्लेक्सर, तो एस ई की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी क्योंकि हर एग्रेस पोर्ट के पास अपनी अपनी क्यू है, तो कोई भी ऐसा पैकेट नहीं होगा जिसने क्यू को ब्लॉक की होगी। मीन्स अगर सपोज फर्स्ट एग्रेस पोर्ट इज़ बिजी डूइंग सम अदर वर्क तो वो अपने पैकेट्स को नहीं एक्सेप्ट करेगा, इट्स ओके, लेकिन उसका इफेक्ट किसी और एग्रेस पोर्ट पर नहीं पड़ेगा क्योंकि उस हर एक की अपनी अपनी क्यू है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब स्टूडेंट्स अगर हम लैटिस में और ऊपर वाले लेवल में जाएं तो नेक्स्ट क्यूइंग सिस्टम इज़ आई सी स्टार, और मैंने इसकी पिक आपको भेज दी है। अब देखो इसमें एक ही स्टार रह गया है, यानी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी लेकिन नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी। जैसे ही स्टार्स इंक्रीज़ होते हैं कम्प्लेक्सिटी तो कम होती जाती है क्योंकि कॉमन क्यूज़ आ जाती हैं, जनरल क्यूज़ आ जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती हैं। और जैसे ही स्टार्स कम होते जाते हैं प्रॉब्लम्स तो कम होती जाती हैं पर कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। नाउ सी द नेक्स्ट क्यूइंग सिस्टम इज़ क्यू आई सी स्टार। तो इसका मतलब हर आई और सी के कॉम्बिनेशन के लिए अलग क्यू होगी। यानी कि अगर पहले इनग्रेस पोर्ट की बात करें तो फर्स्ट इनग्रेस पोर्ट का और फर्स्ट प्रायोरिटी का जो डेटा होगा वो अलग क्यू में जाएगा। फर्स्ट इनग्रेस पोर्ट और सेकंड प्रायोरिटी का डेटा अलग क्यू में जाएगा।
फर्स्ट इनग्रेस पोर्ट और थर्ड प्रायोरिटी का डेटा अलग क्यू में जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट इनग्रेस पोर्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी का डेटा अलग क्यू में जाएगा। ऐसे ही सेकेंड इनग्रेस पोर्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी का डेटा अलग क्यू में आएगा। सेकेंड इनग्रेस पोर्ट सेकेंड प्रायोरिटी का डेटा की अलग क्यू होगी एंड सो ऑन। सो इन द डायग्राम सी आई सी है ना, तो आई सी के साइड पे कम्प्लेक्सिटी होगी। वन इनग्रेस पोर्ट से बहुत सारी क्यूज़ निकल रही हैं। वन इनग्रेस पोर्ट से डेटा आया लेकिन पहली क्लास का है तो पहली क्यू में जाएगा। वन इनग्रेस का डेटा सेकेंड क्लास का है तो सेकेंड क्यू में जाएगा। वन इनग्रेस पोर्ट से आया डेटा एसथ क्लास का है तो एसथ क्यू में जाएगा। वो एग्रेस कहीं भी जा सकता है, एग्रेस पोर्ट कोई भी हो जाए, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड इनग्रेस पोर्ट से फर्स्ट प्रायोरिटी का डेटा आया तो वो Q21 स्टार में जाएगा, यानी सेकेंड इनग्रेस पोर्ट से पहली प्रायोरिटी का डेटा, और एग्रेस कहीं भी जा सकता है वो। इसी तरह सेकेंड इनग्रेस पोर्ट से सेकेंड क्लास का डेटा होगा तो वो Q22 स्टार में जाएगा, यानी सेकेंड इनग्रेस पोर्ट से आया सेकेंड क्लास का लेकिन किसी भी एग्रेस पोर्ट में जा सकता है। सिमिलरली सेकेंड इनग्रेस पोर्ट से डेटा आया एसथ क्लास का, वो किसी भी एग्रेस पोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो वो किस क्यू में जाएगा, वो जाएगा Q2S स्टार में। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। और एग्रेस पोर्ट्स की साइड पे कम्प्लेक्सिटी नहीं है, डी मल्टीप्लेक्सर एज सच लगा हुआ है और हर एग्रेस पोर्ट डी मल्टीप्लेक्सर के साथ कनेक्टेड है। सो इसमें प्रॉब्लम्स कौन सी आएंगी, इसमें सिर्फ E की वैल्यू स्टार है, सो इसमें SE और H की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्यूइंग सिस्टम इज I स्टार E, यानी कि इनग्रेस की साइड पर कम्प्लेक्सिटी होगी एंड एग्रेस की साइड पर भी कम्प्लेक्सिटी होगी, लेकिन क्यू प्रायोरिटी के केस में कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। अब देखो पहले, यानी हर I और E के कॉम्बिनेशन की अलग अलग क्यू होगी। यानी अगर कॉम्बिनेशन है 1-1, मतलब 1 इनग्रेस से 1 एग्रेस तक कोई भी प्रायोरिटी क्लास हो उसकी अपनी क्यू होगी। अगर कॉम्बिनेशन है 1-2, यानी 1 इनग्रेस से 2 एग्रेस तक उसकी अलग क्यू होगी। 1-3, 1 इनग्रेस से थर्ड एग्रेस की अलग क्यू होगी। सिमिलरली 2-1, 2 इनग्रेस से 1 एग्रेस की अलग क्यू होगी। सो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो सी की वैल्यू सब में स्टार है, ठीक है। कॉमन यानी प्रायोरिटी कोई भी हो, अगर पहली इनग्रेस पोर्ट से डेटा पहले एग्रेस पोर्ट में जाना है तो पहली क्यू में जाएगा, Q1 स्टार 1 में, क्लास कोई भी हो, ठीक है। सो इस केस में प्रॉब्लम्स कौन सी आएंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ C ही स्टार है, सो इसमें सिर्फ P की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक क्यू में आप देख सकते हो बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होंगी, तो प्रायोरिटीज़ की हो सकता है प्रॉब्लम्स आ जाएँ, ठीक है। बाकी मल्टीप्लेक्सर भी नहीं है, डी मल्टीप्लेक्सर भी नहीं है, सो वैसे भी I स्टार नहीं है, E भी स्टार नहीं है, तो SI और SE और H की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। द नेक्स्ट क्यूइंग सिस्टम इन द लैटिस इज Q स्टार CE। अब यानी हर CE की कॉम्बिनेशन की अलग क्यू होगी, यानी पहली क्लास का डेटा हो और पहले एग्रेस को जाना है तो अलग क्यू, दूसरी क्लास का डेटा हो पहले एग्रेस को जाना है तो अलग क्यू, तीसरी क्लास का डेटा हो पहले एग्रेस को जाना है तो अलग क्यू, इसी तरह पहली क्लास का डेटा हो दूसरे एड्रेस को जाना है तो अलग क्यू, यानी C और E की साइड पर कम्प्लेक्सिटी होगी। सो इनग्रेस पोर्ट में कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, एज सच मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर से जो डेटा बाहर निकल रहा है वो अलग अलग क्यूज़ में जा रहा है, डिपेंडिंग कि कौन सा क्लास है और कौन से एड्रेस को जाना है वो डेटा, ठीक है। आई होप डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इसमें प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स कौन सी आएंगी, क्योंकि सिर्फ I स्टार है तो इसमें सिर्फ SI की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर भी लगा हुआ है, ठीक है। सो इसमें एक ही प्रॉब्लम है। देखो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। अब जब लास्ट क्यू हम करेंगे, अभी जो करने वाले हैं 8th क्यू, उसमें कोई भी स्टार नहीं होगा और उसमें देखो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसकी कम्प्लेक्सिटी देखना कितनी सारी है, तो मैं उसकी भी डायग्राम आपको भेजती हूँ। सो लास्ट टाइप ऑफ क्यूइंग सिस्टम दैट इज़ QICE, जिसमें कोई स्टार नहीं है। सो द लास्ट टाइप ऑफ क्यूइंग सिस्टम इज़ QICE, ठीक है। इसमें देखो हर ICE के कॉम्बिनेशन के लिए अलग क्यू है, यानी अगर डेटा पहले इनग्रेस से आ रहा है पहली क्लास का और पहले एग्रेस को जाएगा तो अलग क्यू में जाएगा। पहली इनग्रेस से आ रहा है पहली क्लास का लेकिन सेकंड एग्रेस को जाना तो अलग क्यू, यानी 111, 112, 113, 114, 115 सबकी अलग अलग क्यू। इसमें 1 इनग्रेस भी 1 है और प्रायोरिटी भी 1 है,
अब अगर अगली प्रायोरिटी की बात करें 1 2 की, तो 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4। थर्ड प्रायोरिटी की बात करें पर इनग्रेस अभी भी 1 है, सभी में इनग्रेस 1 है, 1 3 1, 1 3 2, 1 3 3। अब हम सेकेंड इनग्रेस पे आते हैं, तो हर एक की अलग अलग क्यू। सो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि पहले इनग्रेस पोर्ट से पहली प्रायोरिटी क्लास का डेटा हो और पहले एग्रेस को जाना हो तो अलग क्यू है। फर्स्ट इनग्रेस पोर्ट से सेकंड प्रायोरिटी क्लास का डेटा पहले ही एग्रेस को जाना है तो अलग क्यू, एंड सो ऑन। डायग्राम को अच्छे से स्टडी करो, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड दिस क्यूइंग सिस्टम डजंट सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, रीज़न बीइंग कि इसमें एक तो कोई स्टार नहीं है, ठीक है, ये रीज़न है। दूसरा, मल्टीप्लेक्सर नहीं है तो ऐसा ही नहीं है, डी मल्टीप्लेक्सर नहीं है तो ऐसी ही नहीं है। हर प्रायोरिटी की अपनी अपनी क्यू है तो पी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एग्रेस पोर्ट की अपनी अपनी क्यूज़ हैं तो कभी भी हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट क्यूइंग सिस्टम। ऑल्दो द complexity is too much, but if we consider the number of problems associated with this queuing system, that is 0. Fine. So this was all about the queuing system. I hope the topic is clear. If you have any doubt, you can ask me freely anytime. Okay.